हेलो फ्रेंड्स, जिला जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरका शर्मा आपके सामने। जो हम आईपीसी की सीरीज कर रहे हैं, अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब तक जो हमने चैप्टर करे हैं वो करे हैं चैप्टर 1 से लेके 8 तक। चैप्टर 1 से लेके 10 तक। ठीक है। चैप्टर 1 से लेके हमने 10 तक करे हैं। साथ में हमने आईपीसी की इंडेक्स देखी थी जो सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो अभी तक जिन जिन लोगों ने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज आप पहले इन लेक्चर्स को गो थ्रू करके आइए, जिससे आपको आगे के लेक्चर्स लेने में मदद मिलेगी। और जब भी आप हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो प्लीज आप अपना एक्ट अपने साथ रखिए, जिससे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप वहीं पे दूर कर लेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा या इंपॉर्टेंट बात लगेगी तो आप उसको अपने एक्ट में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। लास्ट चैप्टर हमने किया था, चैप्टर 10 था लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में 172 से 190 तक। जो चैप्टर आज हम करेंगे वो है चैप्टर 11। चैप्टर 11 क्या बोल रहा है हमको? मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। लोक न्याय के विरुद्ध अपराध है। ठीक है। कहां से कहां तक है? 191 से लेके 229 ए तक। 191 से 229 ए तक है, जिसको हम टू पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट टू में कवर करने का क्या मतलब होगा? इसके जो आधे सेक्शन है वो आज इस वाले लेक्चर में करेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो अगले सेक्शंस का आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो सेक्शंस कवर होंगे वो होंगे 191 से लेके 212 तक कवर करेंगे, और जो आगे के सेक्शन होंगे वो हम यहाँ से कवर करेंगे। 213 से लेके 229 ए तक हम यहाँ वाले इस वाले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी कि हम इस लेक्चर को किस तरीके से देखेंगे, गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन 191 की। 191 हमको क्या बोलता है? मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य देने से तात्पर्य क्या हो गया? मिथ्या साक्ष्य देने से तात्पर्य है गिविंग फॉल्स एविडेंस। किस तरीके से दिया जाएगा? कि जो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध के द्वारा, यानी विधि ने हमको कोई अभिव्यक्त उपबंध दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो। ठीक है। मतलब उसको सत्य कथन करना आवश्यक हो, मतलब विधि ने उसको बाधित कर रखा हो कि आप सत्य कथन करोगे, है ना। किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध हो। किसी घोषणा को करेगा कैसे? विधि के द्वारा आबद्ध करेगा। क्या बात हुई इसकी कि मिथ्या साक्ष्य देगा? कैसे करेगा? कि भाई अगर उसको शपथ पे या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध के द्वारा उसको सही कथन कहने के लिए उसको बाध्य किया गया हो, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए उसको विधि के द्वारा बाध्य किया गया हो, तो यहाँ पे क्या करेगा? सत्य कथन करेगा। यहाँ पे क्या करेगा? घोषणा करेगा। किसी घोषणा करेगा, किसकी? विधि द्वारा आबद्ध किसी विषय पर घोषणा करेगा, और कथन के सत्य होने का विश्वास ना हो। यदि ऐसा कोई कथन करता है जो कि सत्य ना हो, अपने कथन को वह जानता विश्वास करता हो कि वह मिथ्या है, मतलब वो जो भी कथन कर रहा है उसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मिथ्या कथन कर रहा हूँ, बनावटी कथन कर रहा हूँ, और अगर ऐसा व्यक्ति मिथ्या कथन करता है तो वो मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? कि वह मिथ्या कथन कर रहा है। अब इसके अगर देखते हैं पॉइंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग आता है कि वो कोई भी जो कथन होता है वो मौखिक भी हो सकता है या किसी अन्य तरीके से भी हो सकता है, और अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में होना चाहिए कि भी जो भी मैं कह रहा हूँ वो मिथ्या कथन कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति जिसे किसी बात का विश्वास नहीं है या कहता है कि कोई बात वह जानता है, जबकि उसे ना तो विश्वास हो ना ही वह जानता है, तो वो मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी। ठीक है। कैसे समझेंगे इसको? एक उदाहरण से समझते हैं। क्या है? ये ए नाम का व्यक्ति है। ठीक है। ये बी नाम के व्यक्ति को कहता है, ये बी नाम का व्यक्ति है, इसको कहता है। अब जो बी नाम का व्यक्ति है वह साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत है, तो ये ए नाम का व्यक्ति है, या तो क्या बोलता है? झूठ बोलता है, यानी कि सत्य नहीं कहता। और ये सत्य कथन कहने के लिए क्या है? बाध्य है। लेकिन सत्य कथन नहीं कहता, सत्य कथन नहीं कहता तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। ठीक है। या फिर कोई कथन ऐसे बोलता है बनावटी करके। बनावटी मतलब जो चीज है ही नहीं उसे क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, जबकि वो क्या है? ऐसा हुआ ही नहीं, तो वो क्या करता है? मिथ्या कथन करता है। ये किसने बोला हमको? ये बोला हमको 191 में। 191 ने हमको बोला कि भाई मिथ्या साक्ष्य कैसे देता है कोई व्यक्ति, इसकी पूरी डिटेल हमको 191 ने बताई। ठीक है।
अगर हम 191 का इलस्ट्रेशन बी देखते हैं तो वो क्या बोल रहा है हमको कि कै सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा आबद्ध होते हुए कथन करता है। कि सत्य कथन करने के लिए वो शपथ के द्वारा बाध्य है कि वह अमुक हस्ताक्षर के संबंध में विश्वास करता है, कि मतलब वो किसी हस्ताक्षर के संबंध में विश्वास करता है कि वह जो हस्ताक्षर है वह य का है, जबकि उसको पता ही नहीं कि वह य का हस्ताक्षर है या नहीं। तो और उसके बारे में वह जानता भी नहीं है, तो वो मिथ्या कथन कर रहा है ना, तो इसका मतलब वो यहाँ पे मिथ्या साक्ष्य दे रहा है। आप इसके इलस्ट्रेशन बी को गो थ्रू कर सकते हैं, 191 का इलस्ट्रेशन बी। ठीक है, अब आता है 192। 191 में तो हमको क्या बोल रहा था, साक्ष्य देना, और 192 बोल रहा है हमको मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। क्या होता है गढ़ना? गढ़ना होता है फैब्रिकेटिंग। फैब्रिकेट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो क्या करता है इसके अंदर, मिथ्या साक्ष्य करने के अंदर क्या होता है कि जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, मतलब कोई परिस्थिति उत्पन्न करता है, ठीक है, किसी परिस्थिति को उत्पन्न करता है, या किसी पुस्तक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में मिथ्या प्रविष्टि करता है, मतलब जो कोई एंट्री करता है वो मिथ्या होती है, ठीक है, फॉल्स होती है। या मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है। क्या करता है, कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है, ई रिकॉर्ड होता है, वो फॉल्स रूप से उसको क्या करता है, रचता है, और जिसके आधार पर न्यायालय गलत राय बना सकती है। मतलब क्या करे कि कोर्ट में उसके उसके संबंध में गलत राय बनाई जाती है, मतलब जो जो उसने तथ्य पेश किए ना, उसके आधार पर न्यायालय गलत राय बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ने में अंतर क्या होता है। मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में अंतर क्या होता है। एक मिनट रुकिए आप। मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में, तो मिथ्या साक्ष्य देना तो यहाँ पे है और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना यहाँ पे। तो मिथ्या साक्ष्य देने की परिभाषा हमको कहाँ पे दे रखी है, 191 में, और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की यानी कि यहाँ पे दे रखी है हमको 192 के अंतर्गत, फैब्रिकेटिंग द फॉल्स एविडेंस। ठीक है, फिर आता है जो मिथ्या साक्ष्य होता है वो न्यायिक कार्रवाई के दौरान किया जाता है। ठीक है, और मिथ्या साक्ष्य करने के लिए कोई न्यायिक कार्रवाई होनी आवश्यक नहीं होती। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए सामान्य आशय होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, जबकि मिथ्या साक्ष्य करने के लिए विशेष आशय होना चाहिए। ठीक है, अब मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में आवश्यक नहीं है कि मिथ्या कथन किसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हो, जबकि जो मिथ्या साक्ष्य गणना होगा वो किसके आधार पर होगा, महत्वपूर्ण विषय के बारे में होगा। ये एक इसका जनरल क्या आ गया, इनके बीच में डिफरेंस आ गया। अब आता है सेक्शन 193। 193 बोल रहा है मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। कहाँ पे पढ़ा हमने मिथ्या साक्ष्य? मिथ्या साक्ष्य हमने पढ़ा 191 के अंतर्गत। ठीक है, तो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड क्या होगा कि जो कोई साक्ष्य से किसी न्यायिक कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, मिथ्या साक्ष्य देने और गढ़ने दोनों के लिए दंड यहाँ पे आ गया है। तो किस दंड से, कठिन या सादा वर्ष दोनों में से किसी भांति का कारावास हो सकता है। जो कठिन या सादा होगा कितने वर्ष तक का होगा, 7 वर्ष तक का, और जुर्माने से दंडनीय होगा। और किसी अन्य मामले में साक्ष्य यानी इंटेंशन के साथ मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा तो वो कठिन या सादा कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, जो 193 है इसमें हमको क्या करके 3 स्पष्टीकरण दे रखे हैं। तो जो इसका फर्स्ट स्पष्टीकरण वो बोलता है कि जो सेना न्यायालय के समक्ष कार्रवाई होती है, सेना न्यायालय के समक्ष जो क्या होती है, विचारण जो होता है वो न्यायिक कार्रवाई होती है। और न्यायालय के समक्ष कार्रवाई प्रारंभ होने से पहले जो अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही का प्रक्रम होता है, वह अन्वेषण न्यायालय के समक्ष ना भी किया गया हो तो भी वो न्यायिक कार्यवाही होता है। ठीक है, फिर आता है स्पष्टीकरण 3। ये क्या बोल रहा है कि न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही का प्रक्रम है। ठीक है, और चाहे वह अन्वेषण न्यायालय के समक्ष ना भी हो, तो इसमें क्या बोला, अन्वेषण जो होगा वो भी न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम होगा अगर न्यायालय के प्राधिकार से उसको किया जा रहा है। 194 आ रहा है, सेक्शन 194 हमको क्या बोल रहा है, सेक्शन 194 हमको बोल रहा है मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषित कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। क्या करेगा, मिथ्या साक्ष्य देना गढ़ना हमने अपनी 191 192 के अंदर पढ़ा, 193 में इसका दंड पढ़ा। अब अगर ऐसे बोल रहा है कि भाई वो क्या करता है, किसी व्यक्ति को मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से, कि भाई कोई व्यक्ति है वो मृत्यु दंड से दंडित हो जाए, इस आशय से कोई मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। कितने दंड से दंडित किया जाएगा, आजीवन कारावास यानी कि एलआई से करा जाएगा, और जो कि कैसा होगा, कठिन कारावास होगा, और जिसकी अवधि हो सकेगी 10 वर्ष तक की, और जुर्माने से दंडित होगा। यदि निर्दोष व्यक्ति
इस ऐसे मिथ्या साक्ष्य और देने करने के फलस्वरूप क्या कर दिया जाता है, फांसी पर दे दिया जाता है। तो जो व्यक्ति ऐसा साक्ष्य देगा या गढ़ेगा मृत्यु दंड से या इतस्मिन पूर्व वर्णित दंड से दंडित होगा, उसको मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 195। सेक्शन 195 पूरा, यहाँ तो उसने हमको डेथ की बात कर ली, भाई किसी को मृत्यु दंड से दंडित कर दिया 194 में। और 195 पूरा आजीवन कारावास से दंडित करा दिया किसी को। आजीवन कारावास यानी कि LIC करके अगर दोषित कराने के आशय से कोई मिथ्या साक्ष्य देता है या करता है तो क्या होगा, वह आजीवन कारावास, 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय होगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। अब आता है कि 195 का एक बीच में सेक्शन जोड़ा गया है 195 के, तो क्या करता है, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना। अगर कोई क्या करेगा, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने या धमकाने के लिए अगर उत्प्रेरित करेगा, जिससे क्या होगा, जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर, ख्याति, संपत्ति को या ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे वह व्यक्ति हितपद है कारित करने से कोई क्षति करने की धमकी देगा, तो क्या होगा, वह आजीवन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर आता है 196। 196 क्या कहता है, उस साक्ष्य को काम में लेना जिसका मिथ्या होना वह जानता हो। किस तरीके का साक्ष्य काम में ले रहा है, जो कि वह जानता है कि वह मिथ्या है। जो कोई किसी साक्ष्य को जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना वह जानता है सच्चे या असली के रूप में भ्रष्टापूर्वक उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, तो ऐसे दंडित किया जाएगा कि मानो कि उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है या दिया है। तो मिथ्या साक्ष्य और गढ़ने का दंड हमको कहाँ पे दे दिया गया है, 193 में हमको मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का दंड दिया गया है। तो हम जब इसको पढ़ेंगे तो किसके साथ पढ़ेंगे, 193 के साथ। अब आता है सेक्शन 197। सेक्शन 197 हमको बोल रहा है कि मिथ्या मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब हो गया इशुइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट। साइन करेगा या फिर कोई इस तरीके का प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो क्या करेगा, जो कोई ऐसा प्रमाण पत्र जिसका दिया जाना या हस्ताक्षरित करना विधि के अनुसार क्या है, अपेक्षित है। जो ऐसे तथ्य को जानते हुए या विश्वास करते हुए कि किसी तात्विक बात पर मिथ्या है जारी करेगा, उस प्रकार दंडित किया जाएगा कि मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या हस्ताक्षरित किया हो। ठीक है। अब आता है 198। 198 हमको बोल रहा है प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में कार्य करना। तो जो कोई किसी प्रमाण पत्र को यह जानते हुए कि वो तात्विक बात यानी कि कोई विशेष बात है उसके बारे में मिथ्या है और सच्चे प्रमाण पत्र के रूप में उसको काम में लेगा, तो वह ऐसे दंडित किया जाएगा कि वह मानो मिथ्या साक्ष्य दिया है। मिथ्या साक्ष्य का दंड हमको दे रखा है 193 में। ठीक है। फिर ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में कार्य करना। यहाँ पे तो बोल दिया प्रमाण पत्र को सच्ची के रूप में काम में लिया, यहाँ पे वो बोल रहा है घोषणा को मिथ्या, जानता है कि वही जो घोषणा जारी की गई है वो मिथ्या है, उसको सच्ची के रूप में काम में लेगा तो उसे वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे कि मिथ्या साक्ष्य उस व्यक्ति ने दिया है। जो कोई अपने द्वारा दी गई या हस्ताक्षरित किसी घोषणा के संबंध में जिसके तथ्य के साक्ष्य के रूप में जानने के लिए कोई न्यायालय, लोक सेवक, अन्य प्राधिकृत व्यक्ति को कथन करेगा जो मिथ्या है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बोला कि भाई कोई भी जो घोषणा की गई है वो व्यक्ति जानता है कि वो मिथ्या है और उसको सच्चे के रूप में काम करेगा, तो वो वैसे ही दंडित किया जाएगा कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। अब आता है सेक्शन 200। सेक्शन 200 हमको बोल रहा है ऐसी घोषणा का होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम करना। सेम वही वाली बात बोल रहा है। 191 में तो क्या था, 191 में तो था जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, उसके बारे में बोल रहा था। लेकिन जो 200 है वो हमको क्या बोल रहा है, 200 हमको बोल रहा है ऐसी घोषणा का मिथ्या जानते हुए सच्ची के रूप में काम में करना। कि जो कोई किसी घोषणा को ये जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है भ्रष्टा पूर्वक सच्ची के रूप में उपयोग में लाएगा या लाने का प्रयत्न करेगा, वो वैसे किसके अकॉर्डिंग, 193 के अकॉर्डिंग दंडी होगा। तो देखा जाए तो इन तीनों में क्या है, 193 को आप पढ़ सकते हैं साथ में, क्योंकि ये तीनों वही दंड बोल रहे हैं जो कि मिथ्या साक्ष्य देने का है। अब आता है सेक्शन 201। सेक्शन 201 बोल रहा है कि अपराधी के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। ठीक है। क्या बोल रहा है, कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस
ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। इसका मतलब क्या हो गया कि क्या करेगा कि जो कोई ये जानते हुए ये विश्वास करने का कारण करते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध करने के लिए क्या करेगा, किसी साक्ष्य का विलोपन, मतलब विलोपन हो गया उसको छुपाना, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए यानी अपराधी को छुपाने के लिए क्या करेगा, मिथ्या इत्तला देगा। तो अगर वो मृत्यु दंड से दंडनीय कोई अपराध है ना, तो अगर वो मृत्यु दंड से दंडनीय कोई अपराध करके भागा है या उसको छुपा रहा है, उसके साक्ष्य का विलोपन कर रहा है, तो उसको दंडित किया जाएगा कठिन या सादा कारावास से, जो कि 7 वर्ष तक का होगा, और जुर्माने से। ठीक है। पर यदि अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, तो कठिन या सादा कारावास, जो कि 3 वर्ष तक का होगा, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये इन दोनों की बात हो गई। अब अगर ये बोल रहा है कि भाई 10 वर्ष से कम का कारावास है, उसको उससे दंडित कर दिया, मतलब इस संबंध में उसने कोई मिथ्या या साक्ष्य का विलोपन कर दिया या अपराधी को प्रतिच्छादित कर दिया, तो वो जो भी उस अपराध का अधिकतम दंड होगा उसके 1/4 तक के दंड से या जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट सेक्शन है 201। 201 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है। अब बोल रहा है सेक्शन 202। सेक्शन 202 बोल रहा है हमको कि इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति के द्वारा अपराध की इत्तला का साक्ष्य उलोप करना, कि कोई व्यक्ति है जो इत्तला देने के लिए बाध्य है। कौन हो सकता है ऐसा व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि मानो किसी व्यक्ति को मतलब बाउंड कर दिया कि भाई तुम्हें इस संबंध में इंफॉर्मेशन देनी होगी, परंतु वो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को नहीं देता और उसका लोप कर लेता है। लोप करता है मतलब उसको छुपा देता है। किस संबंध में? अपराध के संबंध में। तो उसे कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 6 मास तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये बात बोल रही है। फिर 203 कह रहा है किए गए अपराध के विषय में इत्तला देना, कि कोई अपराध किया ही, जो कोई ये जानते हुए विश्वास करते हुए कि अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में ऐसी कोई इत्तला देगा जिसका मिथ्या होने का उसको ज्ञान है, उसको विश्वास है। अगर इस तरीके का काम करता है तो वह दोनों में से किसी भांति का कारावास, जो कि कठिन या सादा हो सकेगा, 2 वर्ष तक के कारावास, जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। कहाँ तक कर लिया अब तक हम लोगों ने? अब तक हमने कर लिया है 191 से लेके 203 तक। ठीक है। अब बढ़ेंगे हम आगे 204 की तरफ। 204 हमको बोल रहा है साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। क्या करेगा कि जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को छिपाएगा या नष्ट करेगा, कौन सा हो सकता है वो दस्तावेज? वो दस्तावेज वो हो सकता है जिसे किसी न्यायालय में या किसी न्यायिक कार्यवाही में लोक सेवक के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है। साक्ष्य के करने के लिए उसको किसके द्वारा? विधि के द्वारा विवश किया जा सके या उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके। तो इस तरीके का जो पेश किया जाना आवश्यक है, ऐसा पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, उसको खत्म कर देगा। तो क्या होगा? उसे दंडित किया जाएगा। कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 2 वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर बात करते हैं 205 की। सेक्शन 205 क्या बोल रहा है? वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। अब यहाँ पे क्या होता है? वाद या अभियोजन जो होता है हमारा, इसमें क्या करता है? फॉल्स रूप से क्या करता है? प्रेजेंटेशन करता है खुद की। कैसे? मतलब कि जो कोई किसी दूसरे का मिथ्या प्रतिरूपण करेगा, मान लो कि ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, वो बी नाम का मिथ्या प्रतिरूपण कर लेता है कि भाई ऐसे ऐसे दिखाता है कि मैं बी हूँ। ठीक है। और क्या करेगा? किसी वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई स्वीकृति या कथन करेगा। इसको करना था, कुछ भी जो भी काम था वाद या अभियोजन में इसको करना था, पर ये नहीं करके बी ने क्या कहा? मैं ही ए हूँ, और उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। और इसका प्रतिरूपण करके क्या करता है? कोई स्वीकृति करता है, कोई कथन करता है, किसी दावे के संबंध में कोई संस्वीकृति कर लेता है, या कोई आदेशिका निकलवा देता है, या क्या करता है? कोई प्रतिभू बन जाता है उसका, या कोई अन्य कार्य कर लेता है। तो अगर इस तरीके का मिथ्या प्रतिरूपण किया जाएगा तो वो 3 वर्ष तक के कठिन या सादा कारावास से और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 206। 206 क्या बोल रहा है? संपत्ति को संपहरण यानी कि फोरफीचर किए जाने में या निष्पादन में अभिकृत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाया जाना या छिपाना। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली कपटपूर्वक हटाया जाता है या छिपाया जाता है। तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा? कठिन या सादा कारावास, जो कि 2 वर्ष तक का होगा, और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा।
फिर आता है सेक्शन 207। 207 भी हमको ये बात करता है संपत्ति को संपहरण किए जाने के संबंध में और निष्पादन में अभिकृत किए जाने से निवारित करने के लिए। यहाँ पे तो क्या किया गया था, कपटपूर्वक संपत्ति को हटाया गया था और छिपाया गया था, जबकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे किया जा रहा है कपटपूर्वक दावा, दावा किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आता है 208। 208 बोल रहा है ऐसी राशि के लिए शोध के लिए जो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करता है, ये वाली बात बोल रहा है हमको 2010। ये पॉइंट ऐसे हैं कि जिनको हम एक जैसे वन लाइनर के थ्रू करेंगे ना तो हो जाएगा हमारा काम, कि भाई इतना ही पढ़ना हमको उसके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करेगा तो 2 वर्ष तक के सादा कारावास या कठिन कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर क्या करता है, बेईमानी से न्यायालय में अगर कोई मिथ्या दावा करता है तो वही सेम बात है कि कठिन या सादा कारावास जो कि 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर क्या करता है, ऐसी राशि के शोध के लिए कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना। इसको हम किसके साथ पढ़ेंगे, 208 के साथ। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन किया था और यहाँ पे क्या है, डिक्री अभिप्राप्त कर लिए, तो 2 वर्ष तक के दंड तो दोनों में सेम ही है, 2 वर्ष तक का कठिन कारावास या सादा कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बात आती है क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप लगा देना। क्या करेगा, कोई व्यक्ति जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई या आरोप के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, मतलब कोई भी विधि संगत या न्यायपूर्ण क्या है, आधार नहीं है, तो वो क्या करेगा, क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई भी दांडिक कार्यवाही, क्रिमिनल कार्यवाही अगर संस्थित करेगा, करवाएगा या उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाएगा कि उसने अपराध किया है, तो वह दोनों में से किसी भांति का कारावास जो कि कठिन या सादा हो सकेगा 2 वर्ष तक के और जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी जनरल पनिशमेंट हो गई इसकी कि भाई 2 वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। परंतु इसकी स्पेशल स्पेशल पनिशमेंट जो है वो ये बता रही है कि ऐसी दांडिक कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध के आरोप में मिथ्या आरोप के संबंध में संस्थित किया जाए। मतलब किसी तरीके का कोई मिथ्या कथन दिया जाए, मिथ्या आरोप लगाया जाए, वो किसके संबंध में हो, मृत्यु, आजीवन कारावास, मतलब किसी व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट दिलवाने के लिए, या क्या होता है आजीवन कारावास दिलवाने या 7 वर्ष से अधिक के कारावास को दंडित करवाने के लिए अगर मिथ्या आरोप लगाया जाता है, और जो व्यक्ति ऐसा मिथ्या आरोप लगाएगा उसे कठिन या सादा कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यह है हमारा जो सेक्शन 212 है आज वाले लेक्चर का लास्ट सेक्शन है। क्या बोल रहा है हमको, ये बोल रहा है अपराधी को संशय देना। संशय क्या हमने कहीं और पढ़ा है, जी बिल्कुल, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था 52 क के अंदर संशय के बारे में, ठीक है, ये वही संशय, ठीक है। तो क्या करता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जिसके द्वारा वह अपराध किया जा चुका है, इसका मतलब जिसके द्वारा अपराध किया जा चुका है वो कौन हो गया, अपराधी हो गया। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित कर दिया तो वो क्या करेगा, किसी अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से, वैध दंड से प्रतिच्छादित करने का आशय क्या मतलब हो गया कि उसको कोई वैध दंड दिया जाना है, उससे बचाने के आशय से संशय देगा, यानी कि उसको अपने पास रखेगा, छिपाएगा, मतलब उसको अपने पास में घर में छिपा लेगा, मतलब ये मान लीजिए। और अगर यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सके उसके फलस्वरूप, तो उसको कठिन या सादा कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस अपराधी को छिपाएगा उसने मृत्यु दंड से दंडित किए जाने के संबंध में कोई अपराध किया हो, और अगर अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो तो क्या होगा, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि अपराध 10 वर्ष से कम यानी कि 1 वर्ष तक, ना कि 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय हो, तो उस अपराध के लिए जो अधिकतम उसका जो दंड दिया गया है उसके 1/4 तक से उसको दंडित किया जाएगा। अब इस पॉइंट का एक अपवाद भी है। अपवाद किसके संबंध में है, संशय के संबंध में है। क्या बोल रहा है कि यदि किसी पति या पत्नी द्वारा अपराधी को संशय दिया गया है तो वह शामिल नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर पति अपराधी है और पत्नी के द्वारा संशय दिया गया है तो उसको संशय नहीं माना जाएगा, और अगर पत्नी अपराधी है और पति के द्वारा उसको संशय दिया जाता है तो उसको भी यहाँ पे शामिल नहीं माना जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे को संशय दे सकते हैं चाहे वह व्यक्ति अपराधी ही क्यों ना हो, ठीक है।
अब जो हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, इसका मतलब लेक्चर लेंगे वो करेंगे 2213 से लेके 2298 तक। ठीक है, इनको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। थोड़ा सा क्या है, डिटेल लेक्चर है, तो इसको अगर हम दो पार्ट में कवर करके करेंगे तो हमको सही तरीके से समझ में आएगा। तो आज जो हमने सेक्शन देखे हैं वो देखे हैं 191 से लेके 212 तक। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, ये सीरीज अच्छी लग रही हो आईपीसी की, तो प्लीज आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब जो कि आरजेएस की वैकेंसी आ चुकी है, तो आपको ये जो लेक्चर्स हैं ये आपका फास्ट रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। हमने कंटिन्यू 11 लेक्चर्स किए हैं, 11 चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिए हैं। तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू इंडेक्स को गो थ्रू कर सकते हैं और लेक्चर्स के थ्रू अपना फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ, आगे नए लेक्चर्स के साथ। इसका हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, और आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है। ठीक है, तो जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।